लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तीसरे दिन पुनः दरबार हुआ और कैदी लोग हाजिर किए गए। महाराज सुरेंद्र सिंह का लिखाया हुआ फैसला सभी के सामने तेज सिंह ने पढ़कर सुनाया। सुनते ही कमबख्त दारोगा जयपाल, हरनाम सिंह वगैरह रोने कलपने चिल्लाने और महाराज से कहने लगे कि इसी जगह हम लोगों का सिर काट लिया जाए या जो चाहे महाराज सजा दें, मगर हम लोगों को गोपाल सिंह के हवाले न करें। कैदियों ने बहुत सिर पीटा मगर उनकी कुछ न सुनी गई। जो कुछ महाराज ने फैसला लिखाया था उसी मुताबिक कार्रवाई की गई और इस फैसले को सभी ने पसंद किया। इन सब कामों से छुट्टी पाने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और कई दिनों तक खुशी मनाने के बाद सब कोई विदा कर दिए गए। राजा गोपाल सिंह कैदियों को साथ लेकर जमानिया चले गए। लक्ष्मी देवी उनके साथ गई और तेज सिंह तथा और भी बहुत से आदमी महाराज की तरफ से उनको साथ पहुंचाने के लिए गए। जब वे लौट आए तब औरतों को साथ लेकर राजा बीरेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह वगैरह पुनः तिलिस्म में गए और उन्हें तिलिस्म की खूब सैर कराई। कुछ दिन बाद रोहतासगढ़ के तहखाने की भी उन लोगों को सैर कराई और फिर सब कोई हंसी खुशी से दिन बिताने लगे। प्रेमी पाठक महाशय, अब इस उपन्यास से मुझे सिवाय इसके और कुछ कहना नहीं है कि भूतनाथ ने प्रतिज्ञा अनुसार अपनी जीवनी लिखकर दरबार में पेश की और महाराज ने पढ़कर उसे खजाने में रख दिया। इस उपन्यास का भूतनाथ की खास जीवनी से कोई संबंध न था, इसलिए इसमें वो जीवनी नत्थी न की गई। हाँ, खास खास भेद जो भूतनाथ से संबंध रखते थे घोल दिए गए। तथापि भूतनाथ की जीवनी, जिसे चंद्रकांता संतति का उपसंहार भाग भी कह सकेंगे, स्वतंत्र रूप से लिखकर अपने प्रेमी पाठकों की नजर करूंगा। मगर इसके बदले में अपने प्रेमी पाठकों से इतना जरूर कहूंगा कि इस उपन्यास में जो कुछ भूल चूक रह गई हो और जो भेद रह गए हों वो मुझे अवश्य बतावें, जिसमें भूतनाथ की जीवनी लिखते समय उन पर ध्यान रहे, क्योंकि इतने बड़े उपन्यास में मेरे ऐसे अनजान आदमी से किसी भी तरह की त्रुटि का रह जाना कोई आश्चर्य नहीं है। प्रिय पाठक महाशय, अब चंद्रकांता संतति की लेख प्रणाली के विषय में भी कुछ कहने की इच्छा होती है। जिस समय मैंने चंद्रकांता लिखनी आरंभ की थी उस समय कविवर प्रताप नारायण मिश्र और पंडितवर अंबिका दत्त व्यास जैसे धुरंधर किंतु अनुधत्त सुकवि और सुलेखक विद्यमान थे तथा राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह जैसे सुप्रतिष्ठित पुरुष हिंदी की सेवा करने में अपना गौरव समझते थे। परंतु अब न वैसे मार्मिक कवि हैं और न वैसे सुलेखक। उस समय हिंदी के लेखक थे परंतु ग्राहक न थे। इस समय ग्राहक हैं पर वैसे लेखक नहीं हैं। मेरे इस कथन का ये मतलब नहीं है कि वर्तमान समय के साहित्य सेवी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं हैं, बल्कि ये मतलब है कि जो स्वर्गीय सज्जन अपनी लेखनी से हिंदी के आदि युग में हमें ज्ञान दे गए हैं वे हमारी अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर थे। उनकी लेख प्रणाली में चाहे भेद रहा हो, परंतु उन सब का लक्ष्य यही था कि इस भारत भूमि में किसी तरह मातृभाषा का एकाधिपत्य हो। लेकिन ये कोई नियम की बात नहीं है कि वैसे लोगों से कुछ भूल हो ही नहीं। उनसे भूल हुई तो यही कि प्रचलित शब्दों पर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा शिव प्रसाद जी के राजनीति के विचार चाहे कैसे ही रहे हों, पर सामाजिक विचार उनके बहुत ही प्रांजल थे और वे समयानुकूल काम करना खूब जानते थे। विशेषतः जिस ढंग की हिंदी वे लिख गए हैं उसी से वर्तमान में हिंदी का रास्ता कुछ साफ हुआ है। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे जैन या बौद्ध हो, और चाहे आर्य समाजी या धर्म समाजी ही क्यों न हो, परंतु जिन सज्जनों के माननीय अवतारों और पूर्वजों ने इस पुण्य भूमि का अपने आविर्भाव से गौरव बढ़ाया है, उनमें ऐसा अभागा कौन होगा जो पुण्यता और मधुरता युक्त संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रचुर प्रचार न चाहेगा। मेरे विचार में किसी विवेकी भारत संतान के विषय में केवल ये देखकर कि वो विदेशी भाषा के शब्दों का प्रसार कर रहा है, ये गढ़ंत कर लेना कि वो देववाणी के पवित्र शब्दों का विरोधी है, भ्रम ही नहीं किंतु अन्याय भी है। ये देखना चाहिए कि ऐसा करने से उसका मतलब क्या है। भारतवर्ष में 800 वर्ष तक विदेशी यवनों का राज्य रहा है, इसलिए फारसी अरबी के शब्द हिंदू समाज में न पठेत यावनी भाषा की दीवार लांघ कर उसी प्रकार आगो से जिस प्रकार हिमालय के उन्नत मस्तक को लांघकर
वे स्वयं यहां आ गए। यहां तक कि महात्मा तुलसीदास जी जैसे भगवत भक्त कवियों को भी गरीब निवाज आदि शब्दों का बर्ताव दिल खोल कर करना पड़ा। 800 वर्ष के कुसंस्कार को जो गिनती के दिनों में दूर करना चाहते हैं, उनके उत्साह और साहस की प्रशंसा करने पर भी हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं करते, बल्कि जो कुछ वे कर सकते थे उससे भी दूर हटते हैं। यदि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सीधे सादे शब्दों में बंगला में काम न लेते, तो उत्तर काल के लेखकों को संस्कृत भाषा के बाहुल्य प्रचार का अवसर न मिलता, और यदि राजा शिव प्रसादी हिंदी प्रकट न होती, तो सरकारी पाठशालाओं में हिंदी के चंद्रमा की चांदनी मुश्किल से पहुंचती। मेरे बहुत से मित्र हिंदुओं की अकृतज्ञता का यों वर्णन करते हैं कि उन्होंने हरिश्चंद्र जी जैसे देश हितैषी पुरुष की उत्तम उत्तम पुस्तकें नहीं खरीदी। पर मैं कहता हूं कि यदि बाबू हरिश्चंद्र अपनी भाषा को थोड़ा सरल करते, तो हमारे भाइयों को अपने समाज पर कलंक लगाने की आवश्यकता न पड़ती, और स्वाभाविक शब्दों के मेल से हिंदी की पैसेंजर भी मेल बन जाती। प्रवाह के विरुद्ध चलकर यदि कोई कृतकार्य हो तो निसंदेह उसकी बहादुरी है, परंतु बड़े बड़े दार्शनिक पंडितों ने इसको असंभव ठहराया है। सार सुधा निधि और कवि वचन सुधा की भाषा यद्यपि भावुक जनों के लिए आदर की वस्तु थी, परंतु समय की उपयोगी न थी। हमारे सुदर्शन की लेख प्रणाली को हिंदी के धुरंधर लेखकों और विद्वानों ने प्रशंसा के योग्य ठहराया है, परंतु साधारण जन उससे कितना लाभ उठा सकते हैं, ये सोचने की बात है। यदि महाकवि भवभूति के समान किसी भविष्य पुरुष की आशा ही पर ग्रंथकारों और लेखकों को यत्न करना चाहिए, तब तो मैं सुदर्शन के संपादक पंडित माधव प्रसाद मिश्र को भी भविष्य की आशा पर बधाई देता हूं। पर यदि ग्रंथकारों को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान से अधिक संबंध है, तो निस्संदेह इस विषय में मुझे आपत्ति है। किसी दार्शनिक ग्रंथ या पत्र की भाषा के लिए यदि किसी बड़े कोश को टटोलना पड़े तो कुछ परवाह नहीं, परंतु साधारण विषयों की भाषा के लिए भी कोशी की खोज करनी पड़े तो निसंदेह दोष की बात है। मेरी हिंदी किस श्रेणी की हिंदी है, इसका निर्धारण मैं नहीं करता, परंतु मैं ये जानता हूं कि इसके पढ़ने के लिए कोश की तलाश नहीं करनी पड़ती। चंद्रकांता के आरंभ के समय मुझे ये विश्वास न था कि उसका इतना अधिक प्रचार होगा। ये मनोविनोद के लिए लिखी गई थी, पर पीछे लोगों का अनुराग देखकर मेरा भी अनुराग हो गया, और मैंने उन विचारों को, जिनको मैं अभी तक प्रकाशित नहीं कर सका था, फैलाने के लिए इस पुस्तक को द्वार बनाया और सरल भाषा में उन्हीं मामूली बातों को लिखा, जिससे मैं उस होनहार मंडली का प्रिय पात्र बन जाऊं, जिसके हाथ में भारत का भविष्य सौंपकर हमें इस असार संसार से विदा होना है। मुझे इस बात से बड़ा हर्ष है कि मैं इस विषय में सफल हुआ और मुझे ग्राहकों की अच्छी श्रेणी मिल गई। ये बात बहुत से सज्जनों पर प्रकट है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत से पुरुष नागरिकी वर्णमाला सीखते हैं, और जिनको कभी हिंदी सीखना न था, उन लोगों ने भी इसके लिए सीखी। हिंदी के हितैषियों में दो प्रकार के सज्जन हैं। एक तो वे जिनका विचार ये है कि चाहे अक्षर फारसी क्यों न हो, पर भाषा विशुद्ध संस्कृत मिश्रित होनी चाहिए, और दूसरे वो जो ये चाहते हैं कि चाहे भाषा में फारसी के शब्द मिले भी हों, पर अक्षर नागरी होने चाहिए। पहले मैं पंजाब के आर्य समाजियों और धर्म सभा वालों को मान लेता हूं, जिनके लेखों में वर्णमाला के सिवाय फारसी अरबी को कुछ भी सहारा नहीं, सब कुछ संस्कृत का है। और दूसरे पक्ष में मैं अपने को ठहरा लेता हूं, जो इसके विपरीत है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार फारसी वर्णमाला उर्दू का शरीर और अरबी फारसी के उपयुक्त शब्द उसके जीवन है, ठीक उसी प्रकार नागरी वर्णमाला हिंदी का शरीर और संस्कृत के उपयुक्त शब्द उसके प्राण कहे जा सकते हैं। यदि ये देश यवनों के अधिकार में न हुआ होता, और यदि कायस्थादी हिंदू जातियों में उर्दू भाषा का प्रेम अस्थिमज्जागत न हो गया होता, तो हिंदी का शरीर और जीवन पृथक दिखलाई देता। उसी प्रकार हमारे ग्रंथों की सजीव उत्पत्ति होती, जिस प्रकार द्विज बालकों की होती है। शरीर में यदि आत्मा न हो तो वह बेकार है, और यदि आत्मा को उपयुक्त शरीर न मिलकर पशु पक्षी आदि शरीर मिल जाए तो भी वो निष्फल ही है। इसलिए शरीर बनाकर फिर उसमें आत्मदेव की स्थापना करना ही न्याययुक्त और लाभप्रद है। चंद्रकांता और संतति में
यद्यपि इस बात का पता नहीं लगेगा कि कब और कहाँ भाषा का परिवर्तन हो गया, परंतु उसके आरंभ और अंत में आप ठीक वैसा ही परिवर्तन पाएंगे जैसा बालक और वृद्ध में। एकदम से बहुत से शब्दों का प्रचार करते तो कभी संभव न था कि उतने संस्कृत शब्द हम उन कुपढ़ ग्रामीण लोगों को याद करा देते जिनके निकट कालाक्षर भैंस बराबर था। मेरे इस कर्तव्य का आश्चर्यमय फल देखकर वे लोग भी बोधगम्य उर्दू के शब्दों को अपनी विशुद्ध हिंदी में लाने लगे हैं, जो आरंभ में इसीलिए मुझ पर कटाक्षपात करते थे। इस प्रकार प्राकृतिक प्रवाह के साथ साथ साहित्य सेवियों की सरस्वती का प्रवाह बदलता देखकर समय के बदलने का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं है। जो हो, भाषा के विषय में हमारा वक्तव्य यही है कि वो सरल हो और नागरी वाणी में हो, क्योंकि जिस भाषा के अक्षर होते हैं उनका खिंचाव उन्हीं मूल भाषाओं की ओर होता है जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है। भाषा के सिवाय दूसरी बात मुझे भाव के विषय में कहनी है। मेरे कई मित्र आक्षेप करते हैं कि मुझे देश हितपूर्ण और धर्म भावमय कोई ग्रंथ लिखना उचित था, जिससे मेरी प्रसरणशील पुस्तकों के कारण समाज का बहुत कुछ उपकार व सुधार हो जाता। बात बहुत ठीक है, परंतु एक अप्रसिद्ध ग्रंथकार की पुस्तक को कौन पढ़ता? यदि मैं चंद्रकांता और संतति को न लिखकर अपने मित्रों से भी दो चार बातें हिंदी के विषय में कहना चाहता तो कदाचित वे भी सुनना पसंद नहीं करते। गंभीर विषय के लिए जैसे एक विशेष भाषा का प्रयोजन होता है, वैसे ही विशेष पुरुष का भी। भारतवर्ष में विशेषता की अधिकता न देखकर मैंने साधारण भाषा में साधारण बातें लिखना ही आवश्यक समझा। संसार में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने सरल और भावमय एक ही पुस्तक लिखकर लोगों का चित्त अपनी ओर खींच लिया हो, पर वैसा कठिन काम मेरे ऐसे के करने के योग्य न था। तथापि पात्रों की चाल चलन दिखाने में जहां तक हो सका इसका ध्यान रखा गया है। सब पात्र यथा समय संध्या तर्पण करते हैं और अवसर पड़ने पर पूजा प्रकार भी बीरेंद्र सिंह आदि के वर्णन में जगह जगह दिखाई देता है। कुछ दिनों की बात है कि मेरे कई मित्रों ने संवाद पत्रों में इस विषय का आंदोलन उठाया था कि इनके कथानक संभव हैं या असंभव। मैं नहीं समझता कि ये बात क्यों बनाई और बढ़ाई गई। जिस प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश आदि ग्रंथ बालकों की शिक्षा के लिए लिखे गए, उसी प्रकार ये लोगों के मनोविनोद के लिए। पर यह संभव है या असंभव, इस विषय में कोई ये समझे कि चंद्रकांता और बीरेंद्र सिंह इत्यादि पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं, तो बड़ी भारी भूल है। कल्पना का मैदान विस्तृत है और उसका ये एक छोटा सा नमूना है। रही संभव असंभव की बात, अर्थात कौन सी बात हो सकती है और कौन नहीं हो सकती, इसका विचार प्रत्येक मनुष्य की योग्यता और देश काल पात्र से संबंध रखता है। कभी ऐसा समय था कि यहाँ के आकाश में विमान उड़ते थे। एक एक वीर पुरुष के तीरों में ये सामर्थ्य थी कि क्षण मात्र में सहस्त्रों मनुष्यों का संहार हो जाता था। पर अब वो बातें खाली पौराणिक कथा समझी जाती हैं। पर 200 वर्ष पहले जो बातें असंभव थीं, आजकल विज्ञान के सहारे वे सब संभव हो रही हैं। रेल, तार, बिजली आदि के कार्यों को पहले कौन मान सकता था? और फिर ये भी है कि साधारण लोगों की दृष्टि में जो असंभव है, कवियों की दृष्टि में भी वो असंभव ही रहे, ये कोई नियम की बात नहीं है। संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम उपन्यास कादम्बरी की नायिका युवती की युवती ही रही, पर उसके नायक के 3 जन्म हो गए। तथापि कोई बुद्धिमान पुरुष इसको दोषावह न समझकर गुणदायक ही समझेगा। चंद्रकांता में जो अद्भुत बातें लिखी गई हैं, वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी सच्चाई झुठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि उसका पाठ कुतूहलवर्धक हो। एक समय था कि लोग सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी आदि कहानियों को विश्राम काल में रुचि से पढ़ते थे। फिर चहार दरवेश और अलिफ लैला के किस्सों का समय आया। अब इस ढंग के उपन्यासों का समय है। अब भी वो समय दूर है जब लोग बिना किसी प्रकार की न्यूनाधिकता के ऐतिहासिक पुस्तकों को रुचि से पढ़ेंगे। जब वो समय आवेगा, उस समय कथा सरित सागर के समान चंद्रकांता बतलावेगी कि एक वो भी समय था जब इसी प्रकार के ग्रंथों से ही वीर प्रसू भारत भूमि की संतान का
मनोविनोद होता था। भगवान उस समय को शीघ्र लावें। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के 8वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ चंद्रकांता संतति का 24वां और अंतिम भाग अब समाप्त होता है।